ईमानदार शिवम और जमींदार की चिंता। चांदपुर नाम के एक छोटे से गांव में शिवम नाम का एक गरीब लड़का रहता था। उसके परिवार में उसके साथ उसके बूढ़े माता पिता रहते थे। शिवम का परिवार बहुत ही गरीब था। उनके पास न तो कोई अपनी जमीन थी और न ही आय का कोई ठोस साधन। शिवम दिन भर कड़ी मजदूरी करता और उससे जो कुछ भी कमा पाता उसी से अपने पूरे परिवार का पेट भरता था। ये देखकर शिवम के माता पिता अक्सर बहुत दुखी होते थे। उसकी माँ कहती, हमारे पास न अपना घर है और न ही अपनी कोई जमीन। हमारा बेटा दिन भर दूसरों के खेतों में पसीना बहाता है और उसके बदले भी उसे बहुत कम पैसे मिलते हैं। हम दोनों अपने बेटे पर बोझ बन रहे हैं। तब शिवम के पिता उन्हें ढाढ़स बंधाते हुए कहते, परेशान मत हो लालमती, हमारा बेटा बहुत मेहनती है और भगवान सब देख रहा है। शिवम ने कभी किसी के साथ गलत नहीं किया है। वो ईमानदारी से मेहनत करता है और उसने बचपन से बहुत परेशानियां देखी हैं, पर उसने कभी हार नहीं मानी। एक दिन हमारा बेटा भी बहुत धन कमाएगा और उसकी सारी परेशानियां दूर हो जाएंगी। शिवम भी हमेशा यही सोचता था कि भले ही आज उसकी किस्मत साथ न दे रही हो, पर उसे पूरा यकीन था कि निरंतर मेहनत करने से एक दिन उसका भाग्य जरूर बदलेगा। एक दिन की बात है, शिवम लालाराम जमींदार के खेत पर काम कर रहा था। लालाराम पास के एक पेड़ के नीचे बैठा था। शिवम अपने काम में पूरी तरह मगन था। तभी उसने देखा कि जमींदार लालाराम बहुत ही उदास हैं और किसी गहरी चिंता में डूबे हुए हैं। लालाराम को इस तरह परेशान देखकर शिवम तुरंत उनके पास गया और बोला, क्या हुआ मालिक, आप बहुत उदास लग रहे हैं। मुझे ऐसा लग रहा है जैसे आप किसी गहरी चिंता में हैं। क्या कोई बात हुई है? मुझे बताइए, शायद मैं आपके कुछ काम आ सकूं। जमीन। जब शिवम ने मदद की पेशकश की तो जमींदार लालाराम को गुस्सा आ गया। वह झुंझलाकर बोला, अरे तू मेरी क्या सहायता करेगा? तू खुद अपनी सहायता कर सकता है क्या? अगर तू किसी की सहायता करने के काबिल होता तो क्या तुझे 2 वक्त के खाने के लिए आज मेरी जमीन पर काम करने की जरूरत पड़ती? चल यहां से अपना काम कर और मुझे परेशान मत कर। शिवम ने शांत रहकर जवाब दिया, सेठ जी, ऐसा नहीं है। ये सब वक्त की बात है, सब किस्मत का खेल है। इंसान को अपनी मेहनत पर विश्वास रखना चाहिए। आज भले ही किस्मत मेरे पक्ष में ना हो, लेकिन अगर मैं ईमानदारी और लगन से मेहनत करता रहूंगा तो किस्मत भी एक दिन मेरी तरफ झुक जाएगी। मेहनत और धैर्य से तकदीर के दरवाजे खुलने में देर हो सकती है, लेकिन मेहनत कभी बेकार नहीं जाती। शिवम के ये सुलझे हुए विचार सुनकर लालाराम बहुत प्रसन्न हुआ। उसने कहा, अरे शिवम, तेरे विचार तो बहुत अच्छे हैं। तेरी बातें सुनकर मन को एक सुकून सा मिला है। इतनी परेशानियों में भी तू अपनी जिंदगी खुश होकर काट रहा है। शिवम मुस्कुराया और बोला, सेठ जी, ये सब मेरे पिता की सीख है। जब भी मैं किसी चीज के लिए उनसे जिद करता था तो वे हमेशा मुझे यही समझाते थे, बेटा शिवम, हमारे पास इतना धन नहीं है कि मैं तेरी हर इच्छा पूरी कर सकूं, लेकिन एक बात हमेशा याद रखना, जिंदगी भी मौसम की तरह होती है। कभी ये धूप की तरह खुशियों से भरी होती है, कभी ठंड की तरह कठिनाइयां लाती है और कभी बारिश की तरह परेशानी। लेकिन जैसे हर मौसम बीत जाता है, वैसे ही जिंदगी के मुश्किल हालात भी गुजर जाते हैं। बस धैर्य और हिम्मत बनाए रखना जरूरी है, क्योंकि एक दिन सब कुछ ठीक हो ही जाता है। लालाराम प्रभावित होकर बोला, अरे वाह, लगता है तेरे पिता बहुत ही नेक इंसान हैं। किसी दिन मैं भी उनसे जरूर मिलूंगा। तभी शिवम ने फिर पूछा, मालिक, आखिर बात क्या है? आप एक बार मुझे साफ साफ बताइए, क्या पता आपकी परेशानी का कोई हल मिल ही जाए। लालाराम ने लंबी सांस ली और बताया, अरे शिवम, मैं एक बहुत बड़ी परेशानी में फंस गया हूं और मुझे कोई हल नजर नहीं आ रहा। हमारे गांव में मेरे पिता की एक पुश्तैनी जमीन थी जो कई पीढ़ियों से हमारे पास थी। उस पर मेरा और मेरे भाई का हक है, पर गांव के ही 2 बाप बेटों ने उस पर कब्जा कर लिया है। मैं पुलिस थाने में केस दर्ज कराने की सोच रहा था, लेकिन गांव के बहुत बड़े बड़े लोग उनके साथ हैं। मैं कितनी भी कोशिश कर लूं, उन लोगों का कुछ नहीं बिगाड़ पाऊंगा। अब तो उन्होंने उस जमीन पर खेती भी शुरू कर दी है। मेरे पिता की निशानी मेरे हाथों से छीनी जा रही है, इसलिए मैं बहुत परेशान हूं। शिवम ने गंभीरता से कहा, आप सही कह रहे हैं सेठ जी। अगर आप कानून का सहारा लेकर भी अपनी जमीन वापस लेने की कोशिश करेंगे तो भी शायद आप उनका कुछ नहीं कर पाएंगे। निराश होकर लालाराम ने पूछा, हाँ शिवम, अब तू ही बता, मैं क्या करूं? लालाराम को अपनी पुश्तैनी जमीन छिन जाने का बहुत दुख था। शिवम ने कुछ देर सोचा और कहा, मालिक, आप चिंता मत कीजिए। हर परेशानी का कोई न कोई हल जरूर होता है। अगर आप चाहें तो एक तरीका है जिससे आप अपनी जमीन वापस पा सकते हैं। लालाराम की आंखों में उम्मीद की चमक आ गई। अगर ऐसा कोई तरीका है तो जल्दी बताओ शिवम, वो क्या तरीका है? शिवम ने लालाराम को अपनी पूरी तरकीब
समझाई। योजना सुनकर लालाराम खुशी से उछल पड़ा और बोला, अरे वाह शिवम, तू तो बहुत समझदार है। तूने तो बहुत अच्छी तरकीब बताई है। ऐसे तो मेरी जमीन मुझे जरूर मिल जाएगी। मैं तुझसे वादा करता हूं, अगर ये योजना सफल हुई तो मैं अपनी जमीन का एक हिस्सा तेरे नाम कर दूंगा। लेकिन नेक दिल शिवम ने हाथ जोड़कर कहा, अरे मालिक, आप ऐसा क्यों कह रहे हैं? आप मेरे अन्नदाता हैं। आपकी वजह से ही मेरे घर में 2 वक्त का खाना मिल पाता है। आपकी मदद करना तो मेरा फर्ज है। मुझे आपकी जमीन नहीं चाहिए। लालाराम भावुक होकर बोला, ठीक है शिवम, तुम बहुत नेक इंसान हो। कल से ही तुम इस काम पर लग जाओ। अगले दिन शिवम अपनी योजना के अनुसार जगत और विनोद नाम के उन बाप बेटों के पास पहुंच गया जिन्होंने जमीन पर कब्जा किया था। उसने बड़े विनम्र भाव से कहा, नमस्कार सेठ जी, मैं यहां से गुजर रहा था तो लोगों ने बताया कि आपको काम के लिए मजदूर की जरूरत है। क्या मुझे यहां काम मिल सकता है? जगत उसे घूरते हुए बोला, अरे कौन हो तुम? किसने कह दिया कि यहां मजदूर की जरूरत है? यहां किसी की जरूरत नहीं है। शिवम ने मासूमियत से जवाब दिया, सेठ जी, मैं एक गरीब मजदूर हूं, पास के गांव में रहता हूं। काम की तलाश में भटक रहा हूं ताकि अपने बूढ़े माँ बाप का पेट पाल सकूं। कभी खेती कर लेता हूं तो कभी मजदूरी। जगत ने फिर से मना किया, वो तो ठीक है, पर हमारे यहां फिलहाल कोई काम नहीं है। शिवम ने अपनी चाल चलते हुए कहा, सेठ जी, मैंने तो सुना था कि आप इस गांव के सबसे बड़े जमींदार हैं और आपके पास बहुत जमीन है, इसलिए हमेशा मजदूरों की जरूरत रहती है। मुझे लगा यहां काम जरूर मिल जाएगा। खैर, कोई बात नहीं। जब शिवम जाने लगा तो उसने मुड़कर एक तीर छोड़ा। इसका मतलब लालाराम सेठ आपके बारे में सही कह रहे थे। लालाराम ने हमारे बारे में क्या कहा? जगत ने तुरंत पूछा। शिवम ने बात काटते हुए कहा, अरे कुछ नहीं सेठ जी, चलिए मैं चलता हूं, कहीं और काम देख लूंगा। जगत और विनोद के मन में शंका पैदा हो गई। उन्होंने शिवम को रोक लिया और पूछा, अरे भाई, इधर आओ, शायद तुम्हारे लिए हमारे पास काम है। पहले ये बताओ कि वो लालाराम हमारे बारे में क्या बकवास कर रहा था? शिवम ने झूठ का सहारा लेते हुए कहा, सेठ जी, मैं पहले लालाराम के यहां काम करता था, पर वो बहुत कंजूस और बदतमीज आदमी है। मैं दिन रात मेहनत करता, पर वो सही मजदूरी नहीं देता था। कल इसी बात पर मेरी उससे बहस हो गई। तो फिर उसने हमारे बारे में क्या कहा? विनोद ने उत्सुकता से पूछा। शिवम बोला, जब बहस बढ़ी तो उसने कहा कि पूरे गांव में उससे ज्यादा मजदूरी कोई नहीं देता। तो मैंने गुस्से में कह दिया कि गांव के सबसे बड़े जमींदार जगत सेठ और विनोद सेठ हैं, वे सबसे अच्छी मजदूरी देते हैं और उनके यहां हमेशा काम करने वालों की भीड़ रहती है। बस इसी बात पर उसने मुझे निकाल दिया। ये सुनकर जगत और विनोद का सीना गर्व से चौड़ा हो गया। जगत बोला, हां भाई, बिल्कुल सही कहा था तुमने। आखिर हम गांव के सबसे बड़े जमींदार हैं। हमारा फर्ज है कि मजदूर को उसकी मेहनत का सही फल मिले। शिवम ने चापलूसी करते हुए कहा, वाह सेठ जी, आपने कितनी बड़ी बात कही। लालाराम आपकी बराबरी कभी नहीं कर सकता। जगत और विनोद उसकी बातों में आ गए और उसे काम पर रख लिया। कुछ दिन बीत गए। शिवम ने अपनी मेहनत से उनका दिल जीत लिया। एक दिन जगत ने अपने बेटे विनोद से कहा, विनोद बेटा, ये शिवम तो बहुत मेहनती है। ये अकेले ही 4 लोगों का काम कर लेता है। आपकी छापा। जगत और विनोद शिवम की कार्यकुशलता के कायल हो चुके थे। जगत अपने बेटे से बोला, विनोद बेटा, ये शिवम तो बहुत मेहनती है। ये अकेले ही 4 लोगों का काम कर लेता है। अच्छा हुआ कि हमने इसे काम पर रख लिया। विनोद ने भी सहमति जताई। हाँ पिताजी, आप सही कह रहे हैं। इसके जैसा मेहनती मजदूर शायद ही कोई और होगा। कुछ दिन और बीत गए। एक शाम जब जगत और विनोद खेतों का दौरा करने पहुंचे तो देखा कि अंधेरा होने के बावजूद शिवम जी तोड़ मेहनत कर रहा था। विनोद ने टोकते हुए कहा, शिवम भाई, अब तो रात होने वाली है। तुम इतनी देर तक काम क्यों कर रहे हो? अब घर जाओ और आराम करो। शिवम ने पसीना पोंछते हुए मासूमियत से कहा, सेठ जी, हमारी किस्मत में आराम कहाँ? घर पर बूढ़े माँ बाप हैं। अगर काम नहीं करूंगा तो उनके लिए 2 वक्त का खाना कहाँ से जुटा पाऊंगा? खाली बैठने से अच्छा है कि मैं काम में मन लगाए रखूं। जगत और विनोद उसकी बातों से और भी प्रभावित हो गए और उसे खेत के भरोसे छोड़कर चले गए। अगली सुबह का मंजर पूरी तरह बदल चुका था। जब सुबह सुबह जगत और विनोद अपने खेत पर पहुंचे तो वहां पुलिस की जीप और सिपाहियों को देखकर उनके होश उड़ गए। वे दौड़ते हुए आए और घबराकर पूछा, क्या हुआ थानेदार साहब? आप यहां हमारे खेत पर क्या कर रहे हैं? थानेदार ने कड़क आवाज में पूछा, क्या ये जमीन तुम दोनों की है? हाँ थानेदार साहब, ये जमीन हमारी है और हमारे पास इसके पक्के कागजात भी हैं, जगत ने गर्व से कहा। थानेदार की आंखों में गुस्सा था। फिर तो तुम दोनों को जेल में डालना ही पड़ेगा। ये सुनकर दोनों बाप बेटे सन्न रह गए। ये क्या कह रहे हैं साहब?
हम कुछ समझे नहीं, विनोद ने हकलाते हुए पूछा। थानेदार ने इशारा किया, अभी सब समझ जाओगे। वो देखो, तुम्हारी जमीन से क्या निकला है। जैसे ही दोनों ने पलटकर देखा, उनके पैरों तले जमीन खिसक गई। खुदाई की हुई जगह पर एक मानव कंकाल लाश दबा हुआ था। जगत और विनोद थरथर कांपने लगे। जगत ने डरते हुए पूछा, साहब, ये किसकी लाश है और ये हमारे खेत में कहां से आ गई? थानेदार ने डांटते हुए कहा, अब बहाने मत बनाओ। पहले लोगों को मारकर अपनी जमीन में गाड़ देते हो और अब अनजान बन रहे हो। इस जुर्म के लिए अगर फांसी नहीं हुई तो उम्रकैद तो पक्की है। फांसी और उम्रकैद का नाम सुनते ही दोनों बाप बेटे थानेदार के पैरों में गिर गए और गिड़गिड़ाने लगे। साहब, यकीन मानिए, हमें इस लाश के बारे में कुछ नहीं पता। हमें नहीं पता इसे यहां कौन गाड़ गया। वे अपनी जान बचाने की तरकीब सोच ही रहे थे कि तभी शिवम वहां पहुंच गया। उसने हैरान होने का नाटक करते हुए पूछा, अरे सेठ जी, ये पुलिस यहां क्यों आई है और ये सब क्या हो रहा है? आपकी क्या है? का स्वीकार। जब जगत और विनोद ने शिवम से मदद मांगी तो शिवम ने बड़ी गंभीरता से कहा, मालिक, ये कंकाल यहां कहां से आ गया? ये तो बहुत गंभीर बात है। जगत घबराकर बोला, वही तो शिवम, थानेदार साहब को लगता है कि इसे हमने मारकर यहां गाड़ा है। अब तू ही कोई उपाय सोच जिससे हम इस मुसीबत से बच सकें। थानेदार ने कड़क कर कहा, अब कोई तरकीब मत बनाओ। तुम दोनों में से कोई एक तो जेल जरूर जाएगा। फैसला करो, कौन जाएगा? जगत ने मिन्नत की, साहब, बस 5 मिनट दीजिए, हम आपस में बात कर लें। थोड़ी दूर जाकर शिवम ने धीमे स्वर में कहा, मालिक, दोनों के फंसने से अच्छा है कि कोई एक फंसे। अब सोचिए कौन जाएगा जेल? विनोद डरते हुए बोला, शिवम भाई, हम में से कोई जेल नहीं जाना चाहता। कोई ऐसा उपाय बताओ कि हम दोनों बच जाएं। शिवम ने अपनी चाल चलते हुए कहा, मालिक, इस कंकाल को देखकर लगता है कि इसे कई महीने पहले दबाया गया होगा। ये सुनते ही जगत और विनोद डर के मारे सच उगलने लगे। जगत बोला, सच कहूं शिवम, तो ये जमीन हमने कुछ महीने पहले ही लाला राम से हड़प ली थी। शिवम ने अनजान बनते हुए पूछा, क्या कहा मालिक? ये जमीन हड़पी थी? मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा, जरा साफ साफ बताइए। तब जगत और विनोद ने जमीन हड़पने की पूरी कहानी शिवम को बता दी। सब सुनने के बाद शिवम ने मुस्कुराकर कहा, मालिक, मेरे पास एक तरकीब है जिससे सांप भी मर जाएगा और लाठी भी नहीं टूटेगी। लेकिन पहले ये बताइए कि आपके लिए क्या ज्यादा जरूरी है, ये जमीन या आप दोनों की जान? दोनों एक साथ बोले, जमीन से प्यारी तो जान है शिवम। तब शिवम ने अपनी योजना बताई, तो एक काम कीजिए, आप थानेदार को बताइए कि ये जमीन असल में सेठ लालाराम की है। आप कहिए कि आपने तो बस कुछ महीने पहले काम करने के लिए ये जमीन उनसे ली थी। जब आप ऐसा कहेंगे तो पुलिस लालाराम को गिरफ्तार करेगी और जब लालाराम जेल चला जाएगा तब आप फिर से जमीन पर कब्जा कर लेना। इससे आप भी बच जाओगे और जमीन भी पास रहेगी। जगत और विनोद खुशी से झूम उठे। वाह शिवम, तुम तो बहुत होशियार हो। आज तुम्हारी बुद्धि हमारी जान बचाएगी। वे तीनों तुरंत थानेदार के पास पहुंचे। जगत ने हाथ जोड़कर कहा, थानेदार साहब, ये जमीन हमारी नहीं है। हमने तो कुछ महीने पहले काम करने के लिए ये खेत सेठ लालाराम से लिया था। थानेदार ने शक भरी निगाहों से देखा, जब खुद फंस गए तो अब दूसरे को फंसाना चाहते हो? विनोद तुरंत बोला, साहब, अगर यकीन ना हो तो इस शिवम से पूछ लीजिए। ये पहले लालाराम के यहां ही काम करता था। बोलो शिवम, ये जमीन किसकी है? कहानी का ये हिस्सा बहुत ही विनोद ने शिवम से गवाही देने को कहा तो शिवम ने थानेदार से साफ कह दिया, थानेदार साहब, ये जमीन सेठ लालाराम की है। जगत सेठ और विनोद सेठ ने तो बस कुछ समय से इस जमीन पर खेती करना शुरू किया है। शिवम की बात सुनकर थानेदार ने उसे तुरंत लालाराम को बुलाकर लाने को कहा। शिवम गया और लालाराम को लेकर आया, लेकिन लालाराम अपने साथ गांव के सरपंच को भी ले आए। वहां भारी भीड़ जमा थी। सरपंच ने पूछा, यहां क्या हो रहा है? थानेदार ने पूरी बात बताई। सरपंच जी, इन दोनों की जमीन से एक कंकाल निकला है और अब ये कह रहे हैं कि ये जमीन इनकी नहीं, लालाराम की है। खुद को फंसता देख जगत ने गिड़गिड़ाते हुए सरपंच से कहा, नहीं सरपंच जी, ये जमीन हमारी नहीं है। हम तो बस यहां कुछ समय से काम कर रहे हैं। सरपंच ने कड़ी नजरों से देखते हुए कहा, मैं कैसे मान लूं? थानेदार तो कह रहा था कि इस जमीन पर कब्जा तुम्हारा था। तब डर के मारे जगत और विनोद का सारा अहंकार टूट गया और उन्होंने सच उगल दिया, साहब, हमने लालाराम के साथ धोखा किया था। हम इस जमीन को हड़पना चाह रहे थे, लेकिन अब हमें ये जमीन नहीं चाहिए। हम अपना केस भी वापस ले लेंगे। जैसे ही उन्होंने ये कबूल किया, सरपंच ने थानेदार को विदा कर दिया। फिर सरपंच ने लालाराम से पूछा, अब बताओ,
ये कंकाल यहां कैसे आया? लालाराम मुस्कुराए और बोले, साहब, ये तो नकली कंकाल है। जगत और विनोद के पैरों तले जमीन खिसक गई। लालाराम ने राज खोला, ये सब मेरी और शिवम की योजना थी, ताकि इन दोनों के मुंह से सच निकलवाया जा सके। जगत और विनोद समझ गए कि वे शिवम की बुद्धिमानी के जाल में फंस चुके हैं। उनके पास माफी मांगने के अलावा कोई चारा नहीं बचा था। वे दोनों सरपंच और लालाराम के पैरों में गिर गए। लालाराम का दिल बड़ा था, उन्होंने उन्हें माफ कर दिया और अपना केस वापस ले लिया। सरपंच के जाने के बाद जगत ने शर्मिंदा होकर कहा, धन्यवाद लालाराम जी, आपने हमें माफ कर दिया। लालाराम ने उन्हें समझाया, जगत, याद रखना कि जमीन के एक टुकड़े के लिए अपनों के साथ कभी गलत मत करना। बुरे समय में अपने ही साथ खड़े होते हैं। आखिर में लालाराम ने शिवम को पास बुलाया और अपना वादा पूरा किया। उन्होंने जमीन का एक बड़ा हिस्सा शिवम के नाम करते हुए कहा, शिवम, आज से इस जमीन के मालिक तुम हो। ये तुम्हारी मेहनत और ईमानदारी का इनाम है। शिवम ने संकोच किया, नहीं मालिक, इसकी जरूरत नहीं है। तब लालाराम ने उसे उसकी ही बात याद दिलाई। याद करो शिवम, तुमने क्या कहा था, मेहनत करते रहो, तकदीर का दरवाजा जरूर खुलेगा। तो समझो, तुम्हारी तकदीर का दरवाजा खुल चुका है। अब तुम्हें किसी के यहां मजदूरी करने की जरूरत नहीं है। इस तरह शिवम ने अपनी चतुराई और अटूट मेहनत से न केवल लालाराम को उनका हक दिलाया, बल्कि अपनी फूटी किस्मत को भी सुनहरे भविष्य में बदल दिया।